हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सक्सेना। वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। चलिए आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की कि इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कंडीशन किस प्रकार थी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या समझ में आ रहा है, क्या है इंडियन इकोनॉमी। हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स की जिस पर एक कंट्री की इकोनॉमी बेस होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स अपनी इंडिया में आए थे स्पाइसेस की खोज में। फॉरेस्ट देख के उनका दिमाग ख़राब हो गया। हमारे पास इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, बहुत देखा उन्होंने कि बहुत सारे रिसोर्सेज, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में हैं। तो वो उन्होंने अपने यहाँ पर बस गए आके और अपनी कई एक्सप्लॉयटेटरी पॉलिसीज खेलने लगे, वो गेम खेलने लगे हमारे इंडियन के साथ। अब हम उस समय, उस टाइम पे तो नहीं जाएंगे इतिहास में क्या क्या हुआ था, हम बात करेंगे अपने सिलेबस की, टॉपिक की। तो इंडियन इकोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी दैट टाइम स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, STAGNANT। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो थम गई हो, रुक गई हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है। वी कैन से इन इजी वर्ड्स लैक ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस उसमें थी नहीं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी उस समय स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने मिसयूज किया हमारे रिसोर्सेज का, हमारी कैपिटल गुड्स का। वैसे भी कैपिटल गुड्स ज़्यादा थे नहीं हमारे पास, लेकिन ब्रिटिशर्स जितने अवेलेबल थे, ब्रिटिशर्स ने उनका ओवर मिसयूज किया, उनका रिसोर्सेज का मिसयूज किया। तो हमारी इकोनॉमी में कुछ बचा नहीं ऐसा कुछ जिससे बूम पीरियड ला सके फिर से इकोनॉमी में। तो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी उस समय बैकवर्ड इकोनॉमी भी थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उस समय हमारी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बिल्कुल खत्म हो गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा फार्मर्स मार्जिनल थे, स्मॉल पुअर फार्मर्स थे, बैकवर्ड इकोनॉमी कह सकते हैं उस समय। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी। तो ये आपकी कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया मैंने आपको भी। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर किन किन दौर से गुजरी, क्या क्या उसने फेस किया। तो सेकेंडली हम बात करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की। आप जानते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी किसको बोलते हैं? द इकोनॉमी विच इज रूल्ड बाय सम एनी अदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी दूसरे देश की सरकार हमारे देश को चलाए, हमारे देश की इकोनॉमी को चलाए, ऐसी इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। अब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, अब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में इकोनॉमी शासन किया, इकोनॉमी चलाई क्या, मैं तो कहूँगा इकोनॉमी बर्बाद की। उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी साबित हो, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, गेनफुल हो उनके लिए। उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज़ की और वो सारी चीज़ें उन्होंने बंद करवा दी जो हम लोगों के लिए अच्छी साबित हो, जिनसे उनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने उस चीज़ को भी बंद करा दिया, क्योंकि हमें केवल एज अ वर्कर और लेबर वो देखना चाहते थे, और उन्होंने किया भी बाकायदा। इसलिए हम इसको कॉलोनियल इकोनॉमी को एक एक्सप्लॉयटेशन वाली इकोनॉमी कहते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, शोषणवादी अर्थव्यवस्था इन हिंदी वी कैन से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में क्या शोषण किया ब्रिटिशर्स ने?
उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी, उन्होंने क्या किया था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर 3 फेसेस से गुजरता था। क्या होता था उसमें, जमींदारी सिस्टम, ये आपने प्रीवियस क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ये है ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने जमींदारों को अपॉइंट कर दिया, जमींदारों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लैंड पर अपॉइंट कर दिया, जिसको वो लोग ओनर भी बोलते थे, जमीन के मालिक। और इसके बाद हैं टिलर्स ऑफ द सॉइल, या पुअर फार्मर्स कह सकते हैं हम लोग, फार्मर्स, गरीब किसान। तो ये 3 फेसेस से होके हो जाता था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बोला था एक फिक्स्ड कि इस लैंड पर आप काम कराइए, हमें फिक्स्ड अमाउंट चाहिए इस लैंड का। क्या अमाउंट चाहिए, जिसको बोल सकते हैं वो लोग टैक्सेस का कलेक्शन करते थे गरीब किसानों से। अब आपको क्या लगता है, ये जमींदार जो थे, क्या जमीन सारी इन्हीं की थी? नहीं। फिर शोषण कैसा हुआ? शोषण ऐसा हुआ कि जो ये आपको दिख रहे हैं लास्ट में लिखा है टिलर्स ऑफ द सॉइल या फार्मर्स, ये जमीन पर एक्चुअल में काम करने वाले लोग थे और जमीन इन्हीं लोगों की थी। इन लोगों से जमीन जबरन छीन ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी जमींदार जिसको बोलते हैं, जमींदारों को वो जमीन उन्होंने हैंड ओवर कर रखी थी। अब जमींदारों को बोल दिया था कि हमें आपसे एक फिक्स्ड सम, एक अमाउंट चाहिए किसी भी कॉस्ट पर। और जमींदार भी बहुत चालाक थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स सम दे देते थे और इन लोगों से डबल ट्रिपल दुगना तिगना इनकम वसूलते थे। कलेक्शन बहुत ज़्यादा टैक्सें वसूलते थे। इसको आप लगान भी आपने सुना होगा, लगान वगैरह। तो ये जमीन गरीब किसान काम करते थे, ये ज़मीन वैसे इन्हीं की मानी जाती थी जमींदारों की, लेकिन काम ये करते थे, अपना इन्वेस्टमेंट भी यही करते थे। बीज लेके आने हैं, फर्टिलाइजर्स लेके आने हैं, मैन्योर का व्यवस्था करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती थी, सारी मेहनत ये करते थे और इनकम होती थी। तो उस इनकम का बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार ले लेते थे और उसका एक पार्ट जो फिक्स होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। जमींदार और ब्रिटिश शासन के लोग, जो गवर्नमेंट थी, वो उन पैसों को अपने लग्जरियस लाइफ पर खर्च करते थे और ये इनको इतना दिया जाता था केवल इनकम का पार्ट कि इनके फैमिली के रहने के लिए, एक नॉर्मल लिविंग के लिए काफ़ी हो बस केवल। दे कैन नॉट फुलफिल देयर नीड्स, ऑल नीड्स, वो अपनी सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते थे उससे। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारी सिस्टम, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब बेचारे किसान मजबूर थे किसान, उनको अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी, अदरवाइज वो उनसे ज़मीन भी ले लेते थे। अगर वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए रेडी नहीं है तो वो जमींदार लोग और लेबरों को, किसी और लेबरों को और दूसरे लेबरों को वहाँ पर लगा देते थे। फिर तो ये बिल्कुल बर्बाद हो सकते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में ही बहुत ज़्यादा शोषणकारी नीतियाँ रहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या चीज़ था एग्रीकल्चर में। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था वो मैं बता रहा हूँ आपको। बस ये था, ये सिस्टम वहाँ पर चलता था उस समय। अब क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, क्या फीचर्स है, उसके वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का किस तरीके था। औद्योगिक क्षेत्र का शोषण भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। क्या कर रही थी वो इसमें, एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ पॉलिसी, शोषणकारी टैरिफ पॉलिसी, टैक्स की नीति। टैरिफ मतलब जहां बड़ा आपका टैरिफ आएगा, ये ड्यूटी आएगा, समझ जाना, वो टैक्सेस की बात हो रही है वहां पर, टैरिफ पॉलिसी। अब ब्रिटिश की ऐसी क्या टैरिफ की पॉलिसी थी, ऐसी क्या गलत पॉलिसी थी टैक्स संबंधित, जो इसको हम एक्सप्लॉयटेटरी बोल सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने,
हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। हमारे देश की शान रहा है हैंडीक्राफ्ट आइटम। हैंडीक्राफ्ट आइटम हस्तशिल्प कलाओं का एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करता है लोगों की हाथों की कलाओं में। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो हाथों से बनाए जाते हैं, और इंडिया में स्टार्टिंग से राजा महाराजाओं के टाइम पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ही चलते थे। चाहे वो राजा महाराजाओं के दरबार में लगने वाले पर्दे हों, चाहे वो लगने वाले झूमर हों, चाहे बिछाने वाली कारपेट हो, एंड बहुत सारी चीज़ें, उनके आसन वगैरह। तो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की बहुत डिमांड थी इंडिया में, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं अच्छी लगी। जब तक हैंडीक्राफ्ट आइटम एंड नहीं होते तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने आइटम्स, मशीन मेड आइटम्स नहीं पनपते इंडिया में। तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी अपने शिकंजे में लिया, और उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट टैक्स लगता है, सीमा शुल्क लगता है, जिसको आप लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हो, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, जिससे हमारे देश के गरीब लोग थे जो हाथों से बनाते थे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और बाहर विदेशों में बेचते थे, अब उनको बाहर विदेश एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस, अननेसेसरी टैक्सेस चुकाने पड़ते। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस हो गया स्लो से हो गया खत्म, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सप्लोटेटरी पॉलिसीज, शोषणकारी नीतियां ब्रिटिश गवर्नमेंट की रही हैं। आइए और देखते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट आइटम पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिशर्स के जो देशों में, उनके अपने देश में जो मशीन मेड गुड्स थे, उनको भारत में लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए जो सीमा शुल्क था, वो सीमा शुल्क क्या था, कुछ नहीं था, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री। उन्होंने इंडिया में ब्रिटेन से बनने वाले सामान को इंडिया में आने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगने दिया, ताकि फ्री में इंडिया में आए, इंडियन मार्केट में मशीन मेड गुड्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम को कंपटीशन दें। और हम सब जानते हैं हैंडमेड आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम मशीन मेड गुड्स के सामने, मशीनों से बने हुए सामानों के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, उसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट आइटम ब्रिटिश की इस एक्सप्लोटेटरी पॉलिसीज की भेंट चढ़ गया, और हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली फिनिश हो गए। ये ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके एक्सप्लोटेटरी पॉलिसीज थी। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को लेके भी क्या ब्रिटिशर्स के मन में कोई बात थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे इंडिया पे शासन। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, फॉरेन ट्रेड से संबंधित भी शोषणकारी नीतियां थी गवर्नमेंट की। वो क्या थी, बहुत इजीली मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बता दिया है, आप तुरंत समझ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव वाली, इनइक्वलिटी वाली टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी। अब इनइक्वलिटी हम कैसे बोलेंगे, टैरिफ पॉलिसी को कैसे बोलेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बोलेंगे हम इसको, टैरिफ पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी। इंडियन रॉ मटेरियल, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारतीय रॉ मटेरियल्स, जिन रॉ मटेरियल्स को देखकर ब्रिटिशर्स की आंखें फटी रह गई कि इंडिया इज फुल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसकी डिमांड ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा थी, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने इंडिया में अपनी छावनी बना ली, जम गए इंडिया में। तो उन्होंने किया क्या, जमने की बात चलो बहुत दूर है, मेहमान थे, हमने बसा लिया उनको, लेकिन उन्होंने करामत क्या खेली, देखिए यहाँ पर, इंडियन रॉ मटेरियल, भारतीय कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को
टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि अपने देश में भेज देते थे। हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल्स को बिना किसी टैक्स के, बिना किसी एक्सपोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन, अपने देश में, ब्रिटेन में। हमारे देश के रॉ मटेरियल्स को तो आप अपने देश में टैक्स फ्री भेज रहे हो, फिर क्यों आपने हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम पर टैक्स लगाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाई? है कि नहीं एक्सप्लोरेटरी? सोशल है कि नहीं है? सोशल है उनकी हर एक पॉलिसी में। हमारे इंडियन रॉ मटेरियल्स को उन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर दिया, और उन रॉ मटेरियल से ब्रिटेन में गुड्स, फिनिश गुड्स बनाए अपने मशीन का, और हमारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्होंने फिनिश्ड गुड बनाए। और ब्रिटिश गुड जब बन गए तो इंडिया में ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री इंडिया में इंपोर्ट कर दिया, उनका इंपोर्ट कर दिया इंडिया में। सामान इंडिया में, ब्रिटेन में बने हुए सामान इंडिया में बहुत तेजी से फैलने लगे। जब क्यों नहीं फैलेंगे? आप एक चीज़ बताइए, आपको मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, केवल एक ही टूथपेस्ट दिखेगा आपको मार्केट में, तो एक ही तो टूथपेस्ट खरीदेंगे आप, क्योंकि वो आपकी नीड है, वो आपकी नीड है। तो ब्रिटिशर्स की यही एक्सप्लोटेशन वाली पॉलिसी थी कि मार्केट में दिखेगी नहीं इंडियन गुड्स तो बिकेंगे कैसे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट आइटम पर अपने शिकंजा कसा और इंडियन रॉ मटेरियल्स अपने पोजीशन में लिए, अपने कब्जे में लिए, और ब्रिटेन में भेजकर, लंदन में भेजकर, अपने ब्रिटिश में, अपने देश में भेजकर सामान बनवाकर मशीन मेड गुड्स को चमक दमक दिखा के अपने इंडियन मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया बिना के टैक्सेस के, और हाई रेट्स पर, बहुत महंगी रेट्स पर खरीदना पड़ेगा लोगों को, और खरीदे हम लोगों ने। आज देख रहे हैं आप लोग, हमने भी वेस्टर्न कल्चर अपना ही लिया है। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है, पहले नहीं था। तो ये आपकी थी कुछ फर्स्ट चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आपको दिया किस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में गवर्नमेंट की एक्सपोर्टेशन पॉलिसीज रही है। देख लीजिए आप लोग, साथ के साथ आप कोशिश कीजिए जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखें आप उसको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको बाई चांस कोई वीडियो छूट जाती है आपकी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑटोमेटिकली। और ये आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जिससे कि आपके नोट्स ना छूटें, आप इनको बाद में भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन के टाइम पे काफ़ी काम में आएंगे, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस।